उम्मीद करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होइएगा और आपका पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीका से चल रहा होगा। तो बतलाइए आपका पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। और आपके भाई फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद के हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को खत्म कर दिए कल ही। तो आप नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय कम से कम 10-12 बतलाने की कोशिश किए हैं। हम लोग अभी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को देख रहे हैं। तो आज से हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। तो बतलाइए मैं जितना लघु उत्तरीय बतलाने का आपको कोशिश किया आपको समझ में आया कि नहीं। और आप अपना नोट्स में भी लिखते रहिएगा तब जाके याद होगा। नहीं तो आप सिर्फ क्लास देख लीजिएगा तो याद तो खुलता हो जाएगा लेकिन फिर आप 5-10 मिनट में भूल जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। और मैं छोटे से भी छोटा मतलब कि क्वेश्चन बतलाने का कोशिश किया हूँ जो आराम से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जो पूछेगा तो आप आराम से 3 लाइन 4 लाइन 4.5 लाइन लिख लीजिएगा। आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। तो आज हम लोग फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद को आज से हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। लघु उत्तरीय प्रश्न आज से हम लोग लघु उत्तरीय देखेंगे जो कितना नंबर में पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज से हम लोग यही चालू करने वाले हैं। तो दोस्त आप लोग की तरफ से एक शिकायत है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यही से हमको थोड़ा बहुत मनोबल डाउन हो रहा है कि आप सब्सक्राइब करते तो मेरा उत्साह अंदर से और बढ़ता और मैं आपको और भी ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करता। और जितना क्वेश्चन को जितना छोट छोट मैं आपको करके देता हूँ कि जितना डबल क्वेश्चन रहेगा उससे ज़्यादा मैं आपको छोट छोट करके क्वेश्चन देता हूँ। तो दोस्त आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए इस आईडी को। और आपके भाई आप कमेंट कर रहे थे कि भाई जी लाइव कब आइएगा। तो आपके भाई लाइव बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत ही जल्दी आप बोलिएगा कि भाई जी टाइम बतलाइए टाइम बतलाइए। बहुत ही जल्दी बोल दिए। आप टाइम नहीं बतलाए तो आप बोलिएगा कि भाई जी टाइम बतलाइए टाइम बतलाइए। तो आपके भाई जी एकदम 500 सब्सक्राइबर पर आपके भाई एकदम लाइव आएंगे। तो बतलाओ कैसा है ठीक है ना। तो अभी आपके पास समय है जो आप जितना जल्दी हमको लाइव बुलाइए अब आपके हाथ में लाइव आने का। कुछ सब्सक्राइबर घट रहा है जो आप एकदम आज ही पूरा कीजिए। और आज ही पूरा कीजिएगा तो आपके भाई कल से लाइव आएंगे या जहिया 500 होगा वही आपके भाई लाइव आ जाएंगे। तो चलो मैं बतला दिया कि लाइव कब आऊँगा। आज से क्वेश्चन आप कमेंट में नहीं पूछिएगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत ही बात कर लिए। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें या व्याख्या करें। तो दोस्त यहाँ पे जो पूछ रहा है यूरोप में जो राष्ट्रवाद के जो हुआ ना प्रसार इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने क्या क्या योगदान किया इसका विवेचना या व्याख्या करें। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में शासक बना। 1804 में शासक बना और इन्होंने नेपोलियन संहिता भी लागू किया। दोस्त यहाँ पे लिख देते हैं 1804 में शासक बना नेपोलियन और इन्होंने नेपोलियन संहिता दोस्त लागू किया। तो दोस्त यही सब ये काम किया। तो इसी के प्रति लोग
इसके बारे में अच्छा मतलब सोचने लगे, यानी कि इसके प्रति लोग मतलब कि मोह हो गए कि ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना ये अच्छा काम कर रहा है। तो इसी के वजह से लोग इसके प्रति मतलब कि पूरा एकदम आकर्षित हो गए कि नेपोलियन जो अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्त यही है, 1804 में शासक बना और नेपोलियन संहिता लाई किया। और दोस्त इन्होंने इटली जाके इन्होंने क्या बोलते हैं, इटली में इन्होंने इटली को इन्होंने सॉरी दोस्त थोड़ा भूल गए थे। तो इटली को इन्होंने 3 गण राज्य में विभाजित किया। ऐसे दोस्त हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो मैं बतलाया उसमें भी मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बतलाया था। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ दूसरा चीज चल रहा था, तो आप ही के बारे में जो कि क्लास थोड़ा बढ़ाएंगे, तो यही सब बात थोड़ा दिमाग में चल रहा है, तो दिमाग से निकल गया था। तो यही बात मतलब कि जो अभी हम क्लास ले रहे हैं तो उससे आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कितना जल्दी आपके सामने लाइव आओ और आप जो बोलिएगा जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट भी चालू करूँगा और ये सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। तो यही बात तो दिमाग में चल रहा है। तो आप 500 सब्सक्राइब कीजिए और मैं लाइव आपके सामने उपस्थिति हो जाऊंगा दोस्त। और इटली गया, उसके बाद जर्मनी भी गया दोस्त। तो इन्होंने इटली में तो इटली को 3 गणराज्य में विभाजित किया और दोस्त जर्मनी में भी जर्मन राज्य संघ की निर्माण किया दोस्त। तो इसी के वजह से इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट इटली गया और जर्मनी गया और यहाँ पे फ्रांस भी गया, ये नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्त इसी के वजह से इटली का एकीकरण भी हुआ। तो बतलाइए दोस्त, अब हम लोग लाइन से चलते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर तो आपको समझ में आया होगा। तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, जो मैं यहाँ पे आपको बतलाने का कोशिश किया। देखो दोस्त, इसको मैं पढ़ने से पहले आपको समझा देता हूँ कि ये आपको जब मैं समझाऊंगा लेक्चर दूंगा तो ये नहीं समझिएगा कि भाई जी कुछ फालतू बतला रहे हैं। तो हम लेक्चर बतलाएंगे तो यहाँ पे मैं बतला दूंगा तो सेम ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम जो बोल रहे हैं लेक्चर वो भी लिख दीजिएगा तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। या तो लघु उत्तरीय में पूछे या तो दीर्घ उत्तरीय में फुल मार्क्स मिलेगा। तो 1804 में सम्राट बना, सम्राट यानी राजा। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया दोस्त। 1804 में इन्होंने 1804 में सम्राट बना और उसी समय 1804 में इन्होंने नेपोलियन संहिता भी लागू किया, जो मैं यहाँ पे बतलाने का कोशिश किया। लागू किया यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया, जो मैं यहाँ पर भी बतलाया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया, जो मैं यहाँ पे बतलाया हूँ। जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया कब? 1806 में। तो दोस्त बताइए, आपको ये जब पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करे या व्याख्या करे तो आपको समझ में आया कि नहीं। मैं एकदम अच्छा से एकदम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में पूरा एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्त, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति।
तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में 3 क्रांति हुआ। फ्रांस में कितना क्रांति हुआ? 3 क्रांति हुआ, जो मैं आपको लघु प्रिय में बतलाया। फ्रांस में कितना क्रांति हुआ? फ्रांस में तो 3 क्रांति हुआ। फ्रांस में कितना क्रांति हुआ? 3 क्रांति हुआ। दोस्त आपको थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा, तो ये गाड़ी जा रहा है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर लीजिएगा। तो फ्रांस में 3 क्रांति हुआ। तो पहला हुआ 1789 में, उसके बाद 1830 में, उसके बाद 1848 में। आप बतलाइए कि इस समय का राजा कौन था? मैं बतलाया आपको लघु तृतीय क्वेश्चन जो कराया, तो मैं आपको बतलाया। तो दोस्त 1789 में उस समय का जो राजा थे लुई 16वां, और उसके बाद 1830 के उस समय के जो राजा थे चार्ल्स 10वां, और उसके बाद 1848 को जो राजा थे लुई फिलिप। तो दोस्त यहाँ पे आपको जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण करें, यानी कि ये वाला आपको क्रांति पूछा था, जो उस समय राजा थे चार्ल्स 10वां। 1830 के क्रांति के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऐसे आप एकदम नोट बाय नोट लिख दीजिएगा, आपको तो वैसे भी नंबर मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैसे भी लिखिएगा तो एग्जामिनर और भी अच्छा से बोलेगा। एकदम आप तो नोट से लिखिएगा, एकदम अच्छा से सजा के लिखिएगा, तो बोलेगा कि एकदम पढ़ने वाला बच्चा है। तो दोस्त ऐसे ही लिखिएगा एकदम अच्छा से, तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोस्त 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूछ रहा है कि क्रांति का क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, यही सब पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्त 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो चार्ल्स दसम, जो मैं यहाँ पे बतलाया हूँ कि 1830 के उस समय जो राजा कौन थे, तो चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम 1824 में फ्रांस का राजा बना, जो मैं यहाँ पे भी बतलाया हूँ कि एक राजा थे। तो दोस्त 1824 में, यह डेट आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ल्स दसम ने फ्रांस का राजा कब बना, तो 1824 में। चाहे ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम ने कब बना, तो 1824 में। 1824 में फ्रांस का राजा बना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं घुमा कर दूसरा पूछना था कि आपसे कि 1824 में थी चार्ल्स दसम ने कहाँ का राजा बना, तो आप फ्रांस का राजा बना, ये आप याद रखिएगा, फ्रांस का राजा बना। और चार्ल्स दसम निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। देखो दोस्तों यहाँ पे निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, ये दोनों का मतलब हम आपको समझा देते हैं। निरंकुश दोस्त, निरंकुश मतलब हो गया कि किसी का भी बात नहीं मानता हो। और दोस्त आपको प्रतिक्रियावादी का मतलब हो गया दोस्त, प्रतिक्रियावादी का मतलब हो गया कि सुधार, कोई भी काम होगा उसमें सुधार नहीं होने देता था। तो आपको निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्त इन्होंने निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक बना। वह फ्रांस में राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। वह प्रतिक्रियावादी पॉलीमर्निक, ये व्यक्ति का एक व्यक्ति का नाम है, जो पॉलीमर्निक एक व्यक्ति का नाम है, वो प्रधानमंत्री बनाया चार्ल्स दसम। तो दोस्त यहाँ पे जो बोला जाता है कि राजा भी प्रतिक्रियावादी है और उसका प्रधानमंत्री भी प्रतिक्रियावादी है। तो इससे सीख यही मिलता है कि आप जैसा रहिएगा वैसा ही बन जाइएगा।
यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिक्रियावादी का मतलब भी मैं बतला हूँ कि सुधार नहीं होना देते थे, और इसका प्रधानमंत्री भी वैसा ही है। तो कैसे मतलब कि आगे बढ़ेगा कोई भी आदमी, चाहे कोई भी देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो दोस्त मैं आपको एकदम अच्छा से एकदम नॉर्मल भाषा में बतलाने का कोशिश किया हूँ। तो दोस्त आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बतलाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए। आपको भाई 500 सब्सक्राइबर पर लाइव आएंगे, तो आप लोग अपना पढ़ाई भी ठीक से करते रहिएगा। तब तक फिर से अगले क्लास में मिलते, तब तक